फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट आज आपका रहने वाला है विज्ञान यानी कि साइंस का। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर में और ये 25 नंबर का आपका पेपर होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा क्या अवतल लेंस का, क्या अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टिदोष जो होता है उसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को दूर की रखी हुई जो वस्तुएं होती हैं, जो दूर स्थित होती हैं, वो ठीक से दिखाई नहीं दे पाती हैं और इसके लिए जो चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या होता है, अवतल लेंस का जो प्रयोग है वो किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जो मॉडल पेपर है, इसे आप निःशुल्क फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वीडियो में आगे बने रहिएगा, तो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहां से और कैसे इसे डाउनलोड करना है। इसके अलावा हम आपको बता दें, आपके पेपर 1 से लेकर 8 तक सभी पेपर के मॉडल पेपर ऑलरेडी हम आपको इसी चैनल पर दे चुके हैं। अब जो दोबारा से आप देख रहे हैं, ये दोबारा से आपको दिए जा रहे हैं सारे मॉडल पेपर, और इसमें आज पहला पेपर भी हो चुका है, दूसरा पेपर भी हो चुका है, आज आपका ये तीसरा साइंस का पेपर है जो कि मॉडल पेपर दिया जा रहा है। इससे पहले हम आपको पेपर 1 से लेकर पेपर 8 तक सारे मॉडल पेपर दे चुके हैं। ठीक है, तो वो जाकर आप चैनल पर देख लीजिए, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है। यूपी डीएलएड मॉडल पेपर थर्ड सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है वो जाकर देख लीजिए। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट, उसमें सारे जो मॉडल पेपर हैं वो आपको दे दिए गए। ठीक है, तो वहाँ से सारी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। अभी ये दोबारा से मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, तो दो मॉडल पेपर अब आपके हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, हरित लवक रहित, ठीक है, पौधों का समूह कौन सा है? ऐसा समूह जिसमें हरित लवक, ठीक है, क्या होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। क्या वो आवृत बीजी हैं, क्या वो शैवाल हैं, या फिर अनावृत बीजी हैं, या फिर कवक है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक। कौन सा? कवक, फंजाई जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, फंजाई, कवक। ठीक है, तो कवक क्या होता है, कवक में हरित लवक जो है वो नहीं पाया जाता है। बढ़ने अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि जल को प्रदूषित करने वाले हैं कौन? करने वाले हैं, जल को प्रदूषित कौन करता है? क्या पीतल चांदी करता है, क्या पारस शीशा करता है, क्या सोना चांदी करता है, या फिर तांबा और टिन करता है? ठीक है, तो जल को प्रदूषित करने वाले यहाँ पर कौन है, वो यहाँ पर आपको बताना पड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा और शीशा। ये क्या करते हैं, जल में मिलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 4 है, कच्चे फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो एथिलीन होता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का जो प्रयोग है ये किया जाता है। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है आपका, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? क्या संवहन के द्वारा, क्या क्वथन के द्वारा, क्या चालन के द्वारा, क्या वाष्पन के द्वारा? तो घड़े में रखा हुआ जो पानी है ये ठंडा हो जाता है किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी, घड़े में जो पानी हम रखते हैं वो ठंडा रहता है। किसके द्वारा? उसमें वाष्पन होता रहता है, जिस कारण घड़े में रखा हुआ जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर। अब यहाँ से आपके अतिलघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि हमने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, ये मॉडल पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको पता ही है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। तो टेलीग्राम को जाकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो पाए। परीक्षा तक आपको लगातार मॉडल पेपर दिए जाएंगे। परीक्षा से पहले यहाँ पर किस तरह से आपका पेपर आ गया, सारी चीज़ें आपको किस तरह से करा दी जाएंगी, कोई भी असुविधा नहीं होगी एग्जाम में आपको। तो प्रश्न संख्या 6 आपका, ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। तो संचालन, संवहन और विकिरण, ये ऊष्मा संचरण की विधियाँ हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 आपका, जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? तो जलीय पौधों की जो जड़ें हैं वो बहुत कम विकसित होती हैं। कैसी होती हैं? क्योंकि वो पानी में तैरती रहती हैं, तो उनकी जो जड़ें हैं वो विकसित ज़्यादा नहीं हो पाती हैं, यानी कि कम विकसित होती हैं।
पॉइंट 2 है, जड़ें जो हैं वो रेशेदार होती हैं। जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? वो रेशेदार होती हैं। तीसरा पॉइंट है, मूल रोम जो है वो अनुपस्थित या कम विकसित होते हैं। जो मूल रोम होते हैं, ठीक है, जड़ों के, वो बहुत ही कम विकसित होते हैं या बिल्कुल होते ही नहीं हैं। अब प्रश्न संख्या 8 आपका, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? डिसीज कौन सी फैलती हैं? बैक्टीरिया डिसीज कौन कौन सी हैं? ठीक है, जीवाणु के द्वारा हो सकता है आपका टीबी, जिसे ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। टीबी को क्या बोला जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में टीबी बोल देते हैं। ठीक है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है इसके फुल फॉर्म। दूसरा हो गया आपका टाइफाइड, ये जीवाणु के द्वारा ही फैलता है। तीसरा होता है आपका लेप्रोसी, और चौथा आपका कॉलरा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। और जो कॉलरा, ये विब्रियो कोलेराई नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, विब्रियो कोलेराई। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताया गया कि जब तरंग गति की जो दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। जब तरंग गति की जो दिशा है, ये जो तरंग गति की दिशाएं होती हैं, ये माध्यम के कणों के, माध्यम में जो कण हैं उन कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। अब बात करें अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में, तो अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में बताया जाए, तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश यानी कि समांतर होती है। जिसकी अनुदैर्ध्य तरंगों की दिशा ये है। ठीक है, और यहाँ पर इसके जो माध्यम है, माध्यम के कणों का जो कंपन हो रहा है, ठीक है, कंपन करने की दिशा भी इसी दिशा में है, यानी कि ये समांतर है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर है। तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो इस साइड में जाएं या फिर इस साइड में जाएं। ठीक है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, बट यहाँ पर अगर समांतर चल रही तो कहीं जाएंगी आपकी अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें बताया भी गया है अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण। ध्वनि हो गया अनुदैर्ध्य तरंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ध्वनि क्या है? ये अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10 है, कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है? कुक्कुट पालन, किस जीव के पालन को कुक्कुट पालन कह देते हैं? तो इसे हम मुर्गी पालन को कुक्कुट पालन कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, कुक्कुट को करता है मुर्गा। ठीक है, तो उसी से कुक्कुट पालन हो गया आपका। तो मुर्गी पालन जो है वो आपका कुक्कुट पालन है। ठीक है, तो मुर्गी पालन को ही हम कुक्कुट पालन कह देते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या क्या रहा है? सूर्य ग्रहण क्या है? ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है, तो ये कैसे होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, मान लीजिए ये सन है। ठीक है, ये सन है, तो ये ऐसे वृत्तीय कक्षा में जो है वो चक्कर लगाती रहती है अर्थ। इसके बाद क्या होता है? इस क्रम में जब सूर्य है वो चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, जिसकी सूर्य हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है, और यहाँ पृथ्वी, तीनों एक साथ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य, यह सूर्य और यह पृथ्वी, ठीक है, अर्थ, सूर्य ऐसे, ठीक है, सन, सूर्य और ये अर्थ पृथ्वी, इन दोनों के बीच चंद्रमा होता है, यानी कि ये मून होता है इन दोनों के बीच। तब चंद्रमा की जो परछाया है वो पृथ्वी पर बनने लगती है। चंद्रमा की जो परछाया होगी, इसकी जो परछाई होगी वो किस पर होगी? ये पृथ्वी पर होगी। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब पृथ्वी से आप देखेंगे तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये बीच में आ गया है। कौन आ गया बीच में? चांद। ठीक है, दिखाई नहीं देता है और अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? और अंधेरा हो जाता है। पृथ्वी पर क्या होगा? ये अंधेरा हो जाएगा। तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कह देते हैं। और ये अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है, जब पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, सूर्य और यहाँ पर पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है। ठीक है, जिस कारण पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। सूर्य के जो किरणें होती हैं वो चांद की जो यहाँ पर है वो घेर लेता है। इसकी जो रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती, जिस कारण पृथ्वी पर अंधेरा, और जब अंधेरा हुआ तो उसे कह दिया आपने यहाँ पर सूर्य ग्रहण। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 12, लेकिन अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर, और इस क्लास को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार, तो क्लास को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो पाए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ओजोन परत अपक्षय से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए। तो ओजोन का जो निर्माण है वो आणविक ऑक्सीजन पर परावैंगनिक किरणों की क्रिया से होता है। आधुनिक जीवन शैली में उपयोगी कुछ रसायन, जैसे कि यहाँ पर फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, फ्लोरोकार्बन है यहाँ पर, केवल क्लोरोकार्बन है। ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ओजोन से अभिक्रिया कर आणविक O2 तथा पारमाणविक ऑक्सीजन, ठीक है, परमाणविक ऑक्सीजन में विखंडित कर ओजोन स्तर का अपक्षय
करते हैं इसे ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया कि ओजोन परत पर हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा यही गैस जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा हैलोजन हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, ये रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि ये भी पदार्थ काफ़ी खतरनाक हैं जो कि यहाँ पर ओजोन का क्षरण कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या आपका 13। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्या शर्तें हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण यहाँ पर बता दीजिए। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा शर्तें। प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाती हो। ठीक है, जिसकी यहाँ पर ये सघन माध्यम है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण है ये विरल माध्यम से जाती है, ये सघन माध्यम है यहाँ पर। ठीक है, इधर सघन और ये विरल माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ठीक है, यहाँ पर आपतन कोण जो होगा, यहाँ पर ये वाला कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें उदाहरण बताया गया। उदाहरण क्या, ध्यान दीजिएगा। हीरा का चमकना। ठीक है, इसके अलावा रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। तीसरा, जल में पड़ी परखनीली का चमकना। चौथा, कांच में आई दरार का चमकना। ये सारे के सारे जो हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण भी बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 14 है, वायुमंडलीय दाब क्या है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या है स्पष्ट कर दीजिए। तो पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का ये आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, वायुमंडल कैसा है? लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर तक फैला हुआ है। आगे बताया गया कि वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है, वायुमंडल जो है इसके कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है वह वायुमंडलीय दाब कहलाता है। उदाहरण दीजिए, एक रबर चूसक लेकर इसे मेज की चिकनी सतह पर रखो, इसे नीचे की ओर दबाकर छोड़ दें। अब इसे ऊपर की ओर खींचने में कठिनाई होती है क्योंकि अंदर की कुछ वायु बाहर निकल जाती है। वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर बाहर से वायु दाब पड़ता है जिसके फलस्वरूप उसे ऊपर खींचना कठिन हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, विषाणु को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? अगर आपसे कोई पूछे, प्रश्न आ जाए क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में, यहाँ पर सजीवों और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है तो आप तुरंत एकदम बता देंगे भैया वो है कौन है? वायरस। वायरस कौन है? विषाणु। तो विषाणु क्या है? इसमें सजीव के भी गुण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी गुण पाए जाते हैं, जिस कारण इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से सजीव और निर्जीव के गुण पाए जाते हैं। विषाणु जो है सजीवों तथा निर्जीवों दोनों के लक्षण प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी हम कह देते हैं। सबसे पहले सजीवों के लक्षण इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से लक्षण होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। सजीवों के भांति ये ताप दाब तथा रसायन का प्रभाव इस पर पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, सजीव कोशिका के अंदर जाने पर सक्रियता से सजीवों के समान इसमें एंजाइम तंत्र का उपयोग करना। ठीक है, अगर ये किसी भी एक्टिव सेल के अंदर इंटर करता है तो ये सजीवों की तरह उसे यहाँ पर ट्रीट करता है। ठीक है, यानी कि ये जीवित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कई बार वायरस हानिकारक भी होते हैं, आपने देखा ही होगा, जिसकी अभी आपने हाल ही में कुछ साल पहले, ठीक है, कितना खतरनाक वायरस आया था इंडिया के अंदर। ठीक है, आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उससे हानि भी हुई थी, क्षति भी हुई थी। ठीक, अगला यहाँ पर विषाणु में अब निर्जीवों के लक्षण देख लीजिए किस तरह से होते हैं। शोषण की अनावश्यकता इसमें नहीं होती है, शोषण की जो आवश्यकता है वो इसमें नहीं होती है, शोषण नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से ये कई सालों तक निर्जीवों की तरह पड़ा रहता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वायरस है। इसके अलावा विषाणु का क्रिस्टल बनाना, विषाणु को क्रिस्टलीकरण करके उन्हें कई सालों तक निर्जीवों के रूप में रखा जा सकता है। इसके अलावा तीसरा है जीव द्रव्य का ना पाया जाना, इसमें आपका जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसमें निर्जीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 निम्न पर टिप्पणी लिख दीजिए। तो चलिए टिप्पणी लिख देते हैं। सबसे पहला आपका मैंग्रोव वनस्पतियाँ, ठीक है, और दूसरा आपका जरायुजता। ठीक है, तो मैंग्रोव वनस्पतियाँ और जरायुजता। जरायुजता आपको प्लांट सेल्स के बारे में लिखना है। ठीक है, प्लांट्स के बारे में लिखना है, पादप के बारे में, पादप जगत के बारे में। तो मैंग्रोव वनस्पतियाँ क्या है? मैंग्रोव वनस्पतियाँ लवणोद्भिद लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये खनिज लवणों के अधिकता वाले स्थानों पर उगते हैं। ये दलदल तथा समुद्र के किनारे अधिक उगते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियाँ कौन सी होती हैं? जो दलदली भूमि में या फिर समुद्र के किनारे जो तटीय भाग होते हैं वहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों के तने जो मोटे और सरस होते हैं, इनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन मूल भी पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा। राइजोफोरा क्या है? एक मैंग्रोव वनस्पति है।
दूसरा यहाँ पर जरायुजता के बारे में बताया गया है। तो जरायुजता जो लवणोद्भिद पौधों का विशेषता है, इसमें पितृस्थ अंकुरण होता है, पितृस्थ अंकुरण होता है, ठीक है, यानी कि मेल गैमीट से इसमें अंकुरण होता है। इसके बीज मैत्रिक पौधे पर ही अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। बीजों का पैतृक पौधों पर ही अंकुरित होना जरायुजता कहलाता है। बीजों का पैतृक पौधों पर ही अंकुरित हो जाना जरायुजता कहलाता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल कहलाता है। आज प्रौद्योगिकी की ही देन है कि कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे देश विदेश के खबरों को हम चंद मिनटों में जान जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है जो आप देख रहे हैं इस मोबाइल पर क्लासेज, ये सब प्रौद्योगिकी की ही देन है, ठीक है। ये बात कही जाती है कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया, यानी कि एक दूसरे के ये संपूरक हैं, ठीक है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। प्रश्न संख्या 18 है कि वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के दो उपाय लिख दीजिए। वन संरक्षण के उपाय और वन्यजीव संरक्षण के उपाय। सबसे पहले वन संरक्षण के उपाय देखिएगा। वन वृक्षों की कटाई तथा नए पेड़ लगाने की दर लगभग समान होना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बराबर एक पेड़ आपको लगा ही देना है और कोशिश करना है कि जगह आप 2 ही लगाएं। आपने देखा ही होगा लगातार जो हाईवे हैं वो इधर से उधर निकल रहे हैं, हाईवे का चौड़ीकरण हो रहा है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो पेड़ों की कटाई है वो चल रही है। तो उसके बदले गवर्नमेंट पेड़ लगवाती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा जंगलों की कटाई कर दी जाती है, ठीक है, जो कि आपकी निजी भूमि पर जंगल होता है जमा हुआ, जिसके अपने पेड़ लगाए काट दिए जाते हैं। तो उसके बदले में भी आपको कहीं ना कहीं पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। अनियोजित व अवैधानिक रूप से वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कानून बनाकर कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इस तरह से आपको वनों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वन होंगे तभी हम जीवित रह पाएंगे, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरा आपका वन्य जीवों का संरक्षण किस तरह से किया जाएगा, तो नियम कानून और प्रतिबंधों के द्वारा वन्य जीवों का आवश्यक आखेट रोका जाए, यानी कि उससे मारा पीटा ना आ जाए, ठीक है। कई बार क्या होगा जंगलों में आपने देखा होगा वन्य जीवों को मार दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को उनके लिए और अनुकूल बनाया जाए, जो उनके नेचुरल आवास हैं, जहाँ से कि जंगल हो गए, ठीक है, वन हो गए, जिनमें वो रहते हैं, उनके अनुकूल बनाया जाए, ठीक, यानी कि उनको काटा नहीं जाए, बिल्कुल भी नहीं काटा जाए, किसी जंगलों को वनों को बिल्कुल भी नहीं काटा जाए, जिसमें प्राकृतिक रूप से वो उनका आवास होता है। क्या जो जीव होते हैं वन्य जीव, उनका प्राकृतिक आवास जंगल ही होता है, वन ही होते हैं, तो उन्हें बेवजह नष्ट ना किया जाए। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर पेपर था वो आज आपका कंप्लीट हुआ। ये आपकी आंसर की है। बाकी आप इस पीडीएफ फाइल को मैंने आपको बताई है, इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई। अब आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको परीक्षाओं तक लगातार क्लासेस दी जाएंगी। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।